अस्सलाम वालेकुम। आज जो पेपर हम शुरू करने लगे हैं वो है आपके पास मई जून 2023 का पेपर 1-2 और ये पेपर आपके साथ मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया हुआ है। अगर आप खोलना चाहते हैं तो वहाँ पे खोल सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में वो हमसे कहता है कि अ कंपनी हैज़ अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क गिव टू बेनिफिट्स ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर टू अ लैन। आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने का बेनिफिट है, जो जनरल बेनिफिट है कि आप डाटा और फाइल्स शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं डिवाइसेस आपस में। इसके अलावा जो है आप रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हों या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हों। और तीसरी बात ये है कि आप जो है कि कहते हैं एक लैन सेटअप में अगर आप क्लाइंट सर्वर मॉडल सेटअप करते हैं तो उसके अंदर आप कोई सेंट्रल मैनेजमेंट भी बना सकते हैं बैकअप सिक्योरिटी वगैरह के लिए। तो ये 3 बेनिफिट्स हैं आपके पास। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा कि अलाउज शेयरिंग ऑफ डेटा एंड रिसोर्सेज। और दूसरी बात ये कि आप जो है कहते हैं अलाउ सेंट्रल मैनेजमेंट ऑफ बैकअप एंड सिक्योरिटी। उसके बाद वो कहते हैं गिव टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंड। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लैंड में क्या हमारे पास दो मेजर हैं कि सबसे पहले बात तो ये कि एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। ये इट कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया अगेन ये वाली जो चीज़ है ये इसके अंदर एक की टर्म है। और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो प्राइवेटली ओन्ड होता है। इन दोनों में कोई कंफ्यूजन? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आता है कि वन ऑफ द कंपनीज ऑफिस हैज वन सर्वर एंड 4 कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ स्टार टोपोलॉजी। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द आउट लेआउट ऑफ द ऑफिस स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी किस हिसाब से बनेगी? आपके पास एक सर्वर है और उसके साथ 4 कंप्यूटर्स कनेक्ट हुए हैं। तो दरमियान में आ जाएगा आपके पास सर्वर और इसके साथ इन स्टार फॉर्म आपके पास कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2, कंप्यूटर 3 एंड कंप्यूटर 4 ये लग जाएगा। और अगर आप सारों को एक लाइन में बना देंगे तो भी मसला नहीं है, लेकिन बस हर एक के पास एक इंडिपेंडेंट पाथ होना चाहिए बिटवीन द सर्वर एंड द कंप्यूटर। उसके बाद वो कहता है कंप्यूटर कैन बी कनेक्टेड यूजिंग इथरनेट। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय इथरनेट। इथरनेट आपके पास एक प्रोटोकॉल स्यूट होता है फॉर डेटा ट्रांसमिशन ओवर जो आपके वायर्ड नेटवर्क्स होते हैं। और इसके अंदर जो है आपके पास डाटा जो है वो फ्रेम्स के अंदर ट्रांसमिट होता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है आपके पास CSMA CD इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपके इसमें नेटवर्क में कोलिजन्स को प्रिवेंट किया जा सके। Ethernet is a protocol suite for data transmission over wired networks. Data is sent in form of frames। और इसके अलावा क्या होता है आपके पास it uses carrier sense short form में लिख लेते हैं इधर। It uses CSMA CD to prevent any collision of data।
इसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन हो? अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है द नेटवर्क रन्स एज अ थिक क्लाइंट मॉडल। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय थिक क्लाइंट। आपके पास थिक क्लाइंट क्या होता है? जिसके अंदर के आपके पास सर्वर जो है थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग कर रहा होता है, मिनिमल प्रोसेसिंग कर रहा होता है फॉर द क्लाइंट, और क्लाइंट जो है मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग खुद से कर लेता है। थिक क्लाइंट मॉडल के अंदर आपके पास जो क्लाइंट है, द क्लाइंट परफॉर्म्स performs most of their own processing. The server performs minimal for the client. थिक क्लाइंट में क्या होता है कि क्लाइंट ज़्यादा काम कर रहा होता है आपका, जबकि सर्वर का काम बहुत थोड़ा सा होता है। और इसके बरक्स जो आपके पास थिन क्लाइंट होता है, उसके अंदर क्लाइंट का काम बहुत बेसिक इनपुट आउटपुट वाला होता है, ज़्यादातर परफॉर्म प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ इट जो है वो सर्वर कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डेटाबेस से। ये पिछला वाला क्वेश्चन ऑलमोस्ट आई गेस कितने मार्क्स का था? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मार्क्स का कम्युनिकेशन में से आया हुआ है। उसके बाद वो कहते हैं कि हॉर्स राइडिंग स्कूल यूजेस अ डेटाबेस लेसन्स टू स्टोर डेटा अबाउट लेसन बुकिंग। दिस database is created and managed using DBMS. The table contains names and description of DBMS features and tools. Complete the table by writing down the missing names and description. हमने यहाँ पर मिसिंग नेम और डिस्क्रिप्शन उनकी बतानी है। सबसे पहले डेटा डिक्शनरी क्या होती है? डेटा डिक्शनरी बेसिकली स्टोर्स दी मेटा डेटा ऑफ द डेटाबेस। उसके बाद आपके पास क्वेरी प्रोसेसर होता है। क्वेरी प्रोसेसर क्या होता है? जो कि बेसिकली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़र को अलाउ करता है कि वो उसमें क्राइटेरिया एंटर करे और उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स जो हैं वो आउटपुट करे या रिटर्न करे। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर गलत हो गया। सॉफ्टवेयर दैट अलाउस यूज़र टू enter criteria and then find and return appropriate results। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन है अ मॉडल ऑफ अ डेटाबेस दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन DBMS। आपके पास मॉडल क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे आपके पास लॉजिकल स्कीमा होता है और अ सॉफ्टवेयर टूल दैट अलाउज द यूजर टू क्रिएट आइटम्स सच एज टेबल्स फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। ये आपके पास डेवलपर इंटरफेस होता है। इस पे कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, उसका कहते हैं एक्सप्लेन द रीजन व्हाई रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट इन अ डेटाबेस। आपके पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है? इट मेक्स श्योर डेटा इज कंसिस्टेंट, इट मेक्स श्योर डेटा इज अप टू डेट। ये इस बात को इंश्योर करता है कि आपके पास इनकरेक्ट रिकॉर्ड जो हैं वो ऐड या डिलीट नहीं किए जा रहे। इस बात को इंश्योर करता है कि हर फॉरेन की के अगेंस्ट कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है। और इस बात को इंश्योर करता है कि क्वेरीज जो रिटर्न हो रही हैं वो एक्यूरेट हों और कंप्लीट हों। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की इंपॉर्टेंस आपके पास क्या आ जाएगी? सबसे पहले कि इट मेक श्योर डेटा इज कंसिस्टेंट एंड अप टू डेट।
makes sure every foreign key has a corresponding primary key. तीसरी बात आ जाएगी कि prevents records uh, records from being added incorrectly. It ensures all queries are returned accurately. ठीक है, ऑलमोस्ट 3 से ज़्यादा का लिख दिया मैंने, लेकिन इसमें बेसिकली आपके पास रेफरेंशियल इंटीग्रिटी 4 में जो चीज़ें करी होती है। पहली बात तो ये इस बात को इंश्योर करिए कि तो एक डाटा कंसिस्टेंट है और अप टू डेट है। दूसरी बात ये इंश्योर करिए होती है कि हर फॉरेन की के पास एक कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी की मौजूद है। इसके बाद प्रिवेंट करती है कि रिकॉर्ड जो है आपके पास इनकरेक्टली ऐड ना हो रहे हो। और चौथी चीज़ ये इंश्योर कर रही होती है कि डाटा जो है वो आपके पास एक्यूरेटली रिटर्न किया जा रहा हो जब आपने कोई क्वेरी उसमें प्रोसेस की है। इसमें किसी किस्म का कोई सवाल? जी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में आपके पास 4 मेजर चीज़ें हैं। वैसे तो इससे ज़्यादा नोट्स में मैंने 6 मेंशन की हुई थी, लेकिन 4 मेजर ये हैं कि सबसे पहले बात तो ये इस बात को इंश्योर कर रही होती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक रूल है बेसिकली जो डेटाबेसेस में चलता है, जिस बात को इंश्योर करती है कि डाटा जो है कंसिस्टेंट हो और अप टू डेट हो। ये इस बात को इंश्योर करती है कि हर फॉरेन की के अगेंस्ट एक कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी की हो, यानी कि जहाँ पर फॉरेन की लगाई जा रही है, क्योंकि फॉरेन की क्रिएट की जा रही है, तो उसके पीछे एक प्राइमरी की भी मौजूद हो। वो इस बात को इंश्योर करती है कि आपके पास कोई भी रिकॉर्ड जो है इनकरेक्टली ऐड ना किया जा रहा हो। मतलब ये कि कोई डाटा डाला जा रहा हो जिसके अंदर कंपलसरी फील्ड खाली हो, या किसी गलत डाटा टाइप का डाटा ऐड करने की कोशिश की जा रही हो, ये इस बात को इंश्योर करता है। इट इंश्योर्स ऑल क्वेरीज आर रिटर्न एक्यूरेटली। ये बात को इंश्योर करता है कि आपके पास जितनी भी क्वेरीज आपने भेजी हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट के साथ रिटर्न की जा रही हैं। समझ में आया? जी जी, मैं बताता हूँ ना। आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं ना पॉइंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट तो आपके पास ये है कि कंसिस्टेंट और अप टू डेट हो। दूसरा पॉइंट ये है आपके पास कि हर फॉरेन की के अगेंस्ट जो है कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी की हो। तीसरी बात ये होती है कि इट प्रिवेंट्स रिकॉर्ड्स फ्रॉम बीइंग एडिड इनकरेक्टली। और चौथी बात ये कि आपके पास तमाम क्वेरीज के एक्यूरेट रिजल्ट्स रिटर्न किए जा रहे हैं। ठीक हो गया? उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है यहाँ पर द डेटाबेस लेसन्स हैज़ द फॉलोइंग टेबल। आपके पास लेसन्स डेटाबेस है जिसके अंदर के टेबल बना हुआ है हॉर्स स्टूडेंट लेसन। डेटाबेस के बारे में पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन थी कि अच्छा यहाँ गिवन है। अच्छा, वो डेटाबेस जो है आपके पास डेटा स्टोर करे अबाउट लेसन बुकिंग, तो उससे कोई ज़्यादा डिटेल उसके बारे में नहीं दी हुई। यहाँ पर दी हुई है कि आपके पास 3 टेबल्स हैं हॉर्स स्टूडेंट लेसन। आपको नजर आ रहा है कि हॉर्स आईडी, स्टूडेंट आईडी और लेसन आईडी अपने हर रिस्पेक्टिव टेबल के अंदर एज प्राइमरी की मौजूद है। यानी कि ये आपके पास ये भी प्राइमरी की है, ये भी प्राइमरी की है और ये भी यहाँ पर प्राइमरी की है। उसके अलावा आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट आईडी एज अ फॉरेन की आई हुई है और यहाँ पर हॉर्स आईडी भी एज अ फॉरेन की आई हुई है। इसके अलावा तो कोई फॉरेन की किसी भी जगह पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डेट्स इन दिस डेटाबेस आर स्टोर्ड इन फॉर्मेट, इस तरह से डेट्स में स्टोर हुई हुई हैं TDMM और 4 बाइट्स। The field rider level and horse level can only have the values beginner, intermediate और advanced। आपके पास सिर्फ ये 3 वैल्यूज जो हैं इस वेरिएबल में स्टोर की जा सकती हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू स्टोर नहीं की जा सकती। वो कह रहे हैं डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ वैलिडेटिंग द फील्ड राइडर लेवल। आपके पास राइडर लेवल को चेक करने का 2 वैलिडेटिंग मेथड्स क्या होंगे। सबसे पहला मेथड तो ये है आपके पास कि आप प्रेजेंस चेक इस पे यूज़ करें, जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कि राइडर लेवल एंटर हुआ है या नहीं, बिकॉज ये ब्लैंक नहीं हो सकता। तो आपके पास प्रेजेंस चेक यूज़ की जाएगी, प्रेजेंस चेक। और ये क्या करेगी? इट इंश्योर्स
राइडर लेवल इज एंटर्ड। और दूसरी बात है कि आप यहाँ पर दूसरा क्या कर सकते हैं, टाइप चेक कर सकते हैं। टाइप चेक में हमें नज़र आएगा कि टू मेक श्योर राइडर लेवल इज नहीं, दूसरा टाइप चेक भी आपके पास, हाँ, टू मेक श्योर राइडर लेवल इज अल्फ़ाबेटिकल ओनली, अल्फ़ाबेटिकल ओनली, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसमें कोई आपके पास यहाँ पर नंबर्स तो नहीं है, कोई और डेटा टाइप भी मौजूद नहीं, खाली स्ट्रिंग्स है आपके पास, यानी कि इस बात को इंश्योर करना है कि खाली अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें। अच्छा, दो लिखने थे। है तीसरी जो ऑप्शन है जो यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेट यहाँ पे काम करेगी, आपके पास एग्जिस्टेंस चेक होता है। एग्जिस्टेंस चेक, एग्जिस्टेंस चेक अगर 3 होते तो फिर आप वो तीसरा ये भी लिख सकते थे। एग्जिस्टेंस चेक क्या करेगा यहाँ पर, ये इस बात को इंश्योर करा होता है कि सिर्फ ये 3 चीज़ें हों। अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग लग रही हैं तो चैप्टर 6 के अंदर जो है ना, ये बात काफ़ी डिटेल में उसमें लिखी हुई है कि एग्जिस्टेंस चेक क्या होता है। एग्जिस्टेंस चेक बेसिकली किसी लिस्ट के अगेंस्ट वैलिड वैल्यूज़ को चेक कर रहा होता है। जैसे आपके पास कंट्री नेम्स होते हैं, तो आप कोई अपनी मर्जी का कंट्री नेम तो नहीं डाल सकते हो, सिर्फ वो डाल सकते हो जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए एग्जिस्टेंस चेक इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इस बात को इंश्योर करता है कि आपके पास सिर्फ जो वैलिड या अलाउड वैल्यूज़ हैं, सिर्फ वही जो हैं स्टोर हो रही हों। तो एग्जिस्टेंस चेक आ जाएगा, इट मेक श्योर राइडर लेवल इज बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड ओनली। इसमें किसी किस्म का क्वेश्चन हो? क्लियर है ये सबको? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि राइट द एसक्यूएल स्क्रिप्ट टू रिटर्न द नेम ऑफ ऑल द हॉर्सेस दैट हैव द हॉर्स लेवल इंटरमीडिएट और बिगनर। वही कह रहे हैं कि आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है ताकि आप तमाम उन हॉर्सेस के नेम रिटर्न कर सकें, नेम्स ऑफ ऑल द हॉर्सेस जिनका हॉर्स लेवल इंटरमीडिएट या बिगनर हो। तो हमें नज़र आ रहा है कि हर हॉर्स का जो लेवल है वो भी यहाँ पे मौजूद है और हॉर्स का नेम भी इधर ही मौजूद है। तो हमें किसी और टेबल के अंदर जाने की जरूरत नहीं, हमने सिर्फ इसी टेबल को एक्सेस करना है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर एट्रीब्यूट कौन सा देना है, नेम आउटपुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सेलेक्ट नेम फ्रॉम, जो आपके पास टेबल है हॉर्स, वेयर क्या नाम था इसका एट्रीब्यूट का, हॉर्स लेवल, वेयर हॉर्स लेवल इज इक्वल टू बिगिनर और हॉर्स लेवल इज इक्वल टू इंटरमीडिएट सेमीकोलन। इस स्क्रिप्ट के अंदर कोई इशू, इजी से आया हुआ था। उसके बाद यहाँ पर वो कहता है द फॉलोइंग एसक्यूएल स्क्रिप्ट शुड रिटर्न द नंबर ऑफ राइडर्स दैट हैव द राइडर लेवल बिगनर एंड हैव अ लेसन बुक्ड ऑन 9/9/2023। आपके पास यहाँ पे गिवन है कि नंबर ऑफ राइडर्स जिनका राइड लेवल बिगनर है और उनकी डेट ये वाली बुक्ड है। सेलेक्ट सम स्टूडेंट डॉट राइडर लेवल एज नंबर ऑफ राइडर्स फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा लेसन where student id is equal to student id or date is equal to this and student dot writer level is equal to beginner। अच्छा, इस पे वो कह रहे हैं कि 4 एरर्स मौजूद हैं, 4 एरर्स को करेक्ट करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोड में हमें ये बात नज़र आ रही है, जो बातें हमने हाईलाइट की थी, कि आपके पास नंबर ऑफ राइटर्स रिटर्न करने थे।
नंबर ऑफ राइडर्स रिटर्न करने थे, तो इसके लिए तो यहाँ काउंट यूज़ होना था, जबकि यहाँ पर उसने सम यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा कि यहाँ पर आपके पास जो आइडेंटिफाइंग करेक्ट ईच एरर, करेक्ट ईच एरर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कि ये पहली स्टेटमेंट हो जाएगी सेलेक्ट काउंट स्टूडेंट डॉट राइडर लेवल, यानी कि हम यहाँ पे राइडर लेवल्स काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे सम की वजह काउंट यूज़ करना था। दूसरी स्टेटमेंट फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा लेसन लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर राइडर लेवल तो यहाँ पे मौजूद है, ये पिछली वाली इन्फॉर्मेशन अगर हम थोड़ी सी रेज कर लें तो बात हमें ये नज़र आ रही है कि हमारे पास राइडर लेवल तो लिखा हुआ है ये स्टूडेंट में, और इसके अलावा जो है डेट यहाँ पर मौजूद है, और क्या एट्रीब्यूट चेक करना था, हाँ राइडर लेवल बिगनर और लेसन बुक्ड ऑन दिस। अच्छा, दो डिफरेंट टेबल्स हैं, तो लेसन और स्टूडेंट नहीं सिलेक्ट होना था, तो दूसरी लाइन तो ठीक लिखी हुई है। वे स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू स्टूडेंट आईडी, ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट जो है, ये जो करेक्टिंग स्टेटमेंट है, ये गलत लिखी हुई है। ये आपके पास हो जाएगा वेयर स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू लेसन डॉट स्टूडेंट आईडी। ये वो कनेक्टिंग स्टेटमेंट है जो बेसिकली उसने इनकरेक्ट लिखी हुई है। यहाँ पर आपने पहले टेबल का नाम डॉट करके लिखना होता है। और डेट इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर और नहीं आएगा, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये एंड आएगा, क्योंकि उससे ये देखा ना राइडर लेवल ये भी हो और ये भी हो, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर और नहीं यूज़ होना, बेसिकली यहाँ पर एंड यूज़ होना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एंड डेट इज इक्वल टू हैश 09/09/2023 हैश एंड स्टूडेंट डॉट राइडर लेवल इज इक्वल टू बिगनर। चौथी एरर यहाँ पर ये कि आपके पास बिगनर के ऊपर स्पीच मार्क्स मिसिंग है, तो यहाँ पे चौथी एरर में आ जाएगा स्टूडेंट डॉट राइडर लेवल स्टूडेंट डॉट इज इक्वल टू बिगनर। ये चार इसमें एरर्स थी जो हमने करेक्ट कर ली। पहली एरर क्या थी कि उसने यहाँ पर नंबर ऑफ राइडर्स मांगा हुआ था, यानी कि काउंट मांगा हुआ था, और यहाँ पर ये रिटर्न क्या कर रहा था, यहाँ पर ये सम रिटर्न कर रहा था, तो हमने इसको चेंज करके काउंट कर दिया। दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि यहाँ पे ये जो जॉइनिंग वाली कंडीशन होती है जिसके अंदर के दोनों आईडी सेम होनी जरूरी है, इसलिए टेबल का नाम मेंशन करना ही भूला हुआ था, वो हमने लिख दिया। तीसरी बात कि दोनों कंडीशन जिधर राइडर लेवल बिगनर हो और लेसन भी इस डेट में बुक हो, उनको रिटर्न करना था, इसलिए यहाँ और स्टेटमेंट लगा दी, जबकि यहाँ पर एंड स्टेटमेंट लगनी थी। एंड स्टूडेंट और राइडर लेवल इज इक्वल टू बिगनर्स। बिगनर बेसिकली आपके पास एक स्ट्रिंग था, यानी कि वारकार था, और उसने यहाँ पर स्पीच मार्क्स नहीं लगाए हुए थे, हमने स्पीच मार्क्स लगा दिए। किसी का कोई सवाल है इसके अंदर? कौन से वाली चीज़ को? अच्छा देखो, क्वेश्चन में उसने ये कहा था कि आपके पास इसमें 4 एरर्स के बने हैं। सवाल क्या मांग रहे हैं आपसे कि ये जो कोड है, ये कोड बेसिकली लिखा गया है जो कि आपके पास नंबर ऑफ राइडर्स रिटर्न करेगा, नंबर ऑफ राइडर्स जिनका राइड लेवल बिगनर है, एंड उसका लेसन जो है 9 सितंबर 2023 को है। इस पे सबसे पहली एरर हमें ये बात नज़र आ रही थी कि यहाँ पर उसने नंबर ऑफ राइडर्स मांगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर उसने सम सेलेक्ट किया था, जबकि काउंट होना चाहिए ना, क्योंकि हमने नंबर ऑफ राइडर्स रिटर्न करने तो काउंट होना चाहिए था। तो पहली एरर ये थी। दूसरी एरर ये थी कि ये जो जॉइनिंग स्टेटमेंट है ये गलत लिखी हुई है। इसके आगे जो है आपके पास बेसिकली टेबल का नाम भी साथ लिखा जाता है। ये चीज़ मैंने वो मास्टर क्लास में बताई थी कि ये स्टेटमेंट किस तरह से लिखते हैं, ये सही इनकरेक्ट लिखी थी। तीसरी बात यह है कि आपको बताया गया कि जितना राइटर लेवल बिगनर हो एंड लेसन बुक्ड इज ऑन दिस डेट, तो उसने यहाँ पर एंड के बजाय और यूज़ किया हुआ है। तीसरी मिस्टेक ये थी, और की बजाय यहाँ पर एंड आना था। एंड चौथी मिस्टेक उसके पास क्या थी कि स्टूडेंट डॉट राइडर लेवल इज इक्वल टू बिगनर के अंदर उसने यहाँ पर स्पीच मार्क्स नहीं यूज़ किए, तो यहाँ पर स्पीच मार्क्स मिसिंग थे, वो हमने ऐड कर दिए। उसने देखो ना, बेसिकली आपको दो कंडीशंस दी है ना, कि राइडर लेवल बिगनर हो
एंड द लेसन इज बुक्ड ऑन 9th ऑफ सितंबर 2023। ये दो कंडीशन दी हुई कि ये दोनों जिनकी होंगी उसको काउंट करना सिर्फ। तो यहाँ पर जब आप और लगा दोगे तो ये कंडीशन, हाँ एंड लगेगा ना, दोनों कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, वरना तो वो कंडीशन इग्नोर हो जाएगी, ये इग्नोर भी हो सकती है इसका मतलब, तो वो आपके पास एंड लगेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद और किसी का कोई सवाल? नहीं, अच्छा। उसके बाद वो कहता है कि द प्रोग्राम a program is written in assembly language, the program is converted into machine code by a two pass assembler। एक two pass assembler के थ्रू जो है आपके पास machine code बनाया जा रहा है। draw one or more lines to identify the pass or passes in which each action takes place। जनरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कोड जो होती है आपके पास वो सेकंड पास के अंदर होती है, और आपके पास सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है इन द फर्स्ट पास एज वेल एज इन द सेकंड पास। दोनों दफा सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। रिमूव्स वाइट स्पेसेस, वाइट स्पेसेस आपके पास फर्स्ट पास में रिमूव होती हैं। एंड एड्स लेबल्स टू द सिंबल टेबल, ये भी आपके पास फर्स्ट पास के अंदर हो रहा होता है। इसको मैं थोड़ा नीट करके दोबारा समझा देता हूँ कि आपके पास बेसिकली जो ऑब्जेक्ट कोड होता है ना, ऑब्जेक्ट कोड आपके पास जनरेट हो रहा होता है इन द सेकंड पास। वाइट स्पेसेस का रिमूवल और सिंबल टेबल के अंदर लेबल्स ऐड करना फर्स्ट पास में हो रहा होता है। लेकिन जो सोर्स कोड की रीडिंग है आपके पास वन लाइन एट अ टाइम, ये फर्स्ट पास में भी होती है एज वेल एज इन द सेकंड पास, दोनों दफा हो रही होती है। उसके बाद वो कहता है कि असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स कैन बी यूज्ड can use different modes of addressing। Complete the following description of the addressing modes। Dash addressing when the operand holds the memory address of the data। ये आपके पास डायरेक्ट एड्रेस है कि जिसके अंदर के आपके पास जो ऑपरेंड है वो बेसिकली एक मेमोरी एड्रेस है डेटा का। डैश एड्रेसिंग इज व्हेन द ऑपरेंड होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डेटा, यानी कि एक मेमोरी एड्रेस उसमें पड़ा हुआ है जिस पर एक और मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ होगा, तो ये आपके पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है जी। डैश एड्रेसिंग इज व्हेन द ऑपरेंड इज द डेटा, जब वो डेटा खुद होगा तो ये आपके पास इमीडिएट एड्रेसिंग आ जाती है। इसमें कोई सवाल किसी का? ओके। उसके बाद कहते हैं कंप्यूटर डेटा इन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्म, स्टेट द नंबर ऑफ यूनिक बाइनरी वैल्यूज दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 16 बिट्स। 16 बिट्स के अंदर कितनी यूनिक बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो सकती हैं, वो बेसिकली आपके पास 2 टू द पावर 16 बिट्स, सॉरी 2 टू द पावर 16 डिफरेंट वैल्यूज रिप्रेजेंट हो सकती हैं। इसको एवेलुएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत, जी जी जी, उससे कहा हुआ है कि आपके पास 16 बिट्स के अंदर, 16 बिट्स के अंदर कितनी यूनिक बाइनरी वैल्यूज रिप्रेजेंट हो सकती हैं। तो आपके पास 2 टू द पावर 16 रिप्रेजेंट हो सकती हैं। देखो ना, इसको इस तरह समझो, आपने कभी पैडलॉक देखा होगा, वो जो ब्रीफ केस वगैरह को लगाया जाता है, उस पैडलॉक में बेसिकली आपके पास इस तरह से 3 डिजिट्स बने हुए होते हैं। एवरी डिजिट इज फ्रॉम 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक या 0 से 9 तक जाता है, ऐसा ही है ना। और हर पैडलॉक के अंदर आपके पास 1 2 3 तीन ऐसे से लगे हुए हैं, और हर एक की कॉम्बिनेशन कितने हैं, 10 10 और 10। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन के पॉसिबल होंगे, 10 टू द पावर 3। अगर यही बाइनरी होते हैं, अगर यही बॉक्सेस जो हैं आपके पास बाइनरी में मौजूद होते, कि ये सिर्फ जो है आपके पास दो ही ऑप्शन रख पाते कि 1 होता या 0, 1 होता 0 1 या 0। अब टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन पर ब्लॉक कितना है, 2। तो इन टोटल कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है आपके पास, 2 टू द पावर 3। तो इसी तरह से जब आपके पास 16 बिट्स मौजूद हैं तो 16 बिट्स के अंदर टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने होंगे बाइनरी के लिए, 2 टू द पावर 16 इतने कॉम्बिनेशन होंगे, विच इज इक्विवेलेंट टू मे बी शायद 66,000 समथिंग, शायद इतना बनता होगा, या 65,000 कुछ। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी जरूरत, आप इस तरह से भी लिख सकते हो, इतने बड़े नंबर को वैल्यूएट नहीं करना माना जाएगा। क्या समझ आ गई है कि किस तरह से निकाला ये आंसर? पावर ऑफ 16 या 8 नहीं, पावर तो 2 की बनाई जाएगी, 2 की पावर जितनी बिट्स हैं। जी जी, 2 टू द पावर जो भी बिट्स जो उसने दी हुई वो आपके पास उतनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं।
गिव द 8 बिट वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेनरी नंबर -120। वो कहते हैं कि आपने इसकी वंस कॉम्प्लीमेंट फॉर्म देनी है। अच्छा, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? इन्वर्टेड फॉर्म। टूज कॉम्प्लीमेंट बेसिकली उसका साइन भी चेंज हो जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट में खाली नंबर इन्वर्ट होता है आपके पास। तो इस पर क्या किया जाएगा, आपके पास डेनरी नंबर 120 का आपने रिप्रेजेंटेशन देनी है, यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट देना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर पॉजिटिव 120 रिप्रेजेंट कर लेंगे अपने पास। 1 2 4 8 16 32 64 128 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट्स आ गई। 120 की फॉर्म ऑफ पास बनेगी यहाँ पर 64 प्लस 32 प्लस 16, ये हो जाएगा आपके पास 6 7 8 19 12 टू 1 कैरी 112। ये आपके पास पॉजिटिव 120 जो है आपके पास आ गया। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बेसिकली इसकी इन्वर्टेड फॉर्म होगी बस। तो आप यहाँ पे लगाएंगे 1 0 0 0 0 1 1 1। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर ये तो आपने पॉजिटिव 120 का वंस कॉम्प्लीमेंट दी है। अच्छा, तो अगर मैं इसको इसी नंबर का टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर एक दफ़ा वापस जाऊँगा तो पहले भी यही आंसर आएगा ना फिर भी? हाँ, आंसर सेम ही रहेगा। आंसर तब भी उस केस में सेम ही रहेगा। तो आपके पास यहाँ पर आगे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप ये आंसर लिख देंगे और ये आपके पास आंसर फाइनलाइज हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अली, आपको समझ आया? मैं बताता हूँ इसका जवाब। देखो आपके पास यहाँ पर देखो, उससे कहा हुआ है वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ डेनरी नंबर -120। डेनरी नेगेटिव 120 का अगर आप जो है यहाँ पर +1 करोगे तो वो तो उसका टूज कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नहीं, वन कॉम्प्लीमेंट है सिर्फ उसकी इन्वर्टेड फॉर्म। टूज कॉम्प्लीमेंट होता है जिसपे +1 किया जाता है, वो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। +1 करोगे नेगेटिव हो जाएगा, वो -120 बन जाएगा। और उसको फिर से आप इन्वर्ट करोगे तो फिर से आपके पास आंसर एट द एंड यही बनेगा। ठीक हो गया? नहीं अली, ये देखो ना, हाँ, सिर्फ फ्लिप करना है। हाँ, वी वोंट ऐड वन इन अ वंस कॉम्प्लीमेंट। आपने जो किया है ना अली, इसमें अपने वो वन भी ऐड किया है साथ, वो वन नहीं ऐड करना हमने, वो टूज कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल नंबर A04 इनटू डेनरी, शो योर वर्किंग। हमने A04 नंबर जो है इसको कन्वर्ट करना है डेनरी के अंदर। तो इसी कन्वर्जन के लिए आपके पास तरीका कार क्या होता है, सबसे पहले जो है आप इसको खुला खुला करके लिख लेते हैं A04। उसके बाद इसके नीचे ब्रैकेट्स बनाते हैं और हर ब्रैकेट को आपस में ऐड करते हैं और इनसाइड मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर लिखते हैं 16 लिखने के बाद आप इनको इनकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक पावर देते हैं, ये 0, ये 1 और ये 2। उसके बाद ये नंबर्स यहाँ पर लिखते हैं, ये 4, ये 0 और यहाँ पर a की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू 10 होती है। तो आपके पास बन जाएगा 16 टू द पावर 0 1, 1 इंटू 4 इज़ 4। इधर आपके पास 16 टू द पावर 1 इज़ 1, 1 टाइम 0 इज़ 0। इसके अंदर ऐड हो जाएगा आपके पास 16 टू द पावर 2 विच इज़ 256, 256 टाइम्स 10 इज़ 2560। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 5 6 एंड 4। ये फाइनल आंसर है आपके पास। क्लियर हो गया ये? अच्छा, उसके बाद यहाँ पर वो कहता है कि शो द रिजल्ट ऑफ द टू ऑफ अ टू प्लेस लेफ्ट लॉजिकल शिफ्ट ऑन द बाइनरी नंबर। लॉजिकल शिफ्ट करनी है टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर लेफ्ट साइड से दो नंबर्स काट देंगे, हाँ, टू द राइट साइड। तो ये आपके पास 0 0 1 1 1 1 0 0 आंसर आपके पास फाइनल आ गया। उसके बाद कहता है वो यहाँ पर कि अ स्टूडेंट हैज़ परचेज्ड अ न्यू लैपटॉप। एक स्टूडेंट ने एक नया लैपटॉप परचेज किया हुआ है और the laptop is designed using a von Neumann model of von Neumann model of for a computer system. And in fact, two types of signals that the control bus can transfer. आपके पास कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं? एक आपके पास रीड राइट सिग्नल्स होते हैं और एक आपके पास टाइमिंग सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रीड राइट आ जाएगा और दूसरा आपके पास आ जाएगा टाइमिंग सिग्नल्स।
इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है वो आपके पास इंटरप्ट सिग्नल्स भी होते हैं। डिस्क्राइब टू वेज the hardware of a laptop can be upgraded to improve the performance and explain how each upgrade improves the performance। हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स दैट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पढ़ा था। सबसे पहले आपके पास जो है नंबर ऑफ कोर्स था, दूसरा आपके पास रैम कैपेसिटी था, तीसरा आपके पास कैशे मेमोरी था और चौथा आपके पास क्लॉक स्पीड था। आपके पास नंबर ऑफ कोर्स क्या कहते थे, मैं चारों बता देता हूँ, फिर लिख दे कोई दो देंगे इसमें। कि सबसे पहले नंबर ऑफ कोर्स में क्या होता है कि जितने ज़्यादा कोर्स होते हैं उतने ज़्यादा हर कोर क्योंकि इंडिपेंडेंटली प्रोसेस कैरी आउट कर रहा होता है, तो जितने ज़्यादा कोर्स होंगे उतने ज़्यादा प्रोसेसेस पैरेलल में चल पाएंगे आपके पास। दूसरी बात ये होती है कि आपके पास रैम कैपेसिटी की बात की जाए, रैम कैपेसिटी आप जब ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ज़्यादा एप्लीकेशंस एक साथ मेन मेमोरी में रह सकती हैं, ज़्यादा पैरेलल प्रोसेसिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पास डिस्क एक्सेस टाइम सेव हो रहा होता है। तीसरी बात ये होती है आपके पास कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इंक्रीज़ करने से आपके पास क्या होता है कि आपके पास डाटा ज़्यादा जल्दी से एक्सेस किया जा सकता है बाय द रैम, जिसकी वजह से अगेन प्रोसेसिंग तेज़ हो जाती है आपकी। और चौथी बात क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो एक एफ साइकिल होता है वो एक क्लॉक साइकिल में कंप्लीट हो रहा होता है, तो जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड होगी उतने ज़्यादा एफ साइकिल्स पर सेकंड कंप्लीट हो रहे होंगे। ये चार आपके पास फैक्टर्स थे और इनमें से कोई से दो ले लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कैशे मेमोरी ले लेते हैं कि इंक्रीज कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी इंक्रीज करने से क्या होगा आपके पास कि मोर डाटा कैन बी स्टोर्ड इन फास्ट एक्सेस, stored in fast access of the RAM. It reduces CPU wait time and processes can be executed faster। दूसरा आपके पास आ जाता है यहाँ पर इंक्रीजिंग द क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड इंक्रीज करने से क्या होता है आपके पास, क्लॉक स्पीड इंक्रीज करने से आपके पास वन एफ साइकिल is completed in one clock cycle, increasing the clock speed more FE cycles can be executed per second। ठीक हो गया, कोई सवाल इसके अंदर? क्लियर है सबको ये? So how the marks distributed in this, basically दो मार्क्स आपके आइडेंटिफिकेशन के हैं और दो मार्क्स उनके रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन के, यानी कि एक मार्क ये लिखने का, एक मार्क ये लिखने का, एक मार्क ये लिखने का और एक मार्क उसके बाद इसके लिखने का। लेकिन इस पर इस बात को भी याद रखने की जरूरत है कि अगर आप यहाँ पर चार बातें लिख देंगे, लाइक वो चारों फैक्टर्स एक्सप्लेन नहीं करते, तो उसके आपको नंबर फिर भी दो ही दिए जाएंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे खास तौर पे क्लियरली बताया है कि आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने हैं दो वेज, तो ज़्यादा लिखने के सूरत में आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा उस केस में। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पर peripherals are connected to a laptop using ports, a printer is connected to the USB port, describe how data is transmitted through a USB port। एक मार्क का सवाल है, सिंपली आपके पास क्या यूएसबी में क्या होता है कि आपके पास जो है एक बिट ट्रांसफ़र होती है एट अ टाइम, और यूएसबी जो होती है वो फुल डुप्लेक्स काम कर रही होती है। वन बिट इज़ ट्रांसफर्ड एट अ टाइम, a USB performs full duplex transmission,
फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होती है कि दोनों तरफ से बेसिकली हो रही है सेम टाइम पर. A monitor is connected to the laptop using a different type of port. Identify one other type of port that can be used to connect the monitor. आपके पास दो किस्म के पोर्ट्स होते हैं. आपके पास VGA पोर्ट भी होता है और आपके पास HDMI भी होता है. तो आप यहाँ पर HDMI ले लेते हैं. उसके बाद वो कहता है कि लैपटॉप हैज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर डिस्क्राइब हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस प्रोसेसिंग इन द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम ने प्रोसेस मैनेजमेंट जो है बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे कर रहा होता है. आपके पास सबसे पहली बात ये आ जाएगी कि इट मैनेजेस द स्केड्यूलिंग ऑफ द प्रोसेसेस. The scheduling of the processes. It manages which resources are required by a process. It enables processes to share data. It enables processes to share data and prevents interference between processes. उसके अलावा क्या कर होता है? It allows multitasking. It allows multitasking by ensuring fair access of resources and interrupt handling. तो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे करता है? सबसे पहले तो बात तो ये कि ये स्केड्यूलिंग ऑफ द प्रोसेसेस कंट्रोल कर रहा होता है. फिर उसके बाद रिसोर्सेज को किस प्रोसेस को कितने चाहिए उस बात को कंट्रोल कर रहा होता है. ये इनेबल करता है ताकि प्रोसेसेस डेटा शेयर कर सकें और प्रिवेंट करता है कि उनके दरमियान में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना पैदा हो या इंटरफेरेंस ना हो रही हो. उसके अलावा ये आपको अलाउ करता है मल्टीटास्किंग बाय इंश्योरिंग फेयर एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड इंटरप्ट हैंडलिंग. ये सारी चीज़ें जो हैं आपके पास ऑपरेटिंग मैनेज रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है डिस्क्रिप्शन है. कोई सवाल इसके अंदर? हाँ जी, तो 5 पॉइंट्स लिख लिए ना हमने. 1 2 3 4 5. इनफैक्ट ये भी 2 पॉइंट्स हैं. ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास. सिक्योरिटी वगैरह आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट में कहाँ से आ गई? फाइल मैनेजमेंट वगैरह ऑपरेट नहीं, उससे जो लिखा हुआ है ना कि जिस बारे में आप लिखोगे सिर्फ उसके बारे में लिख सकते हैं आप. बाकी किसी का भी लिखोगे तो उससे सिंपली इग्नोर कर देना उसको. मैनेजेस प्रोसेसेस इन द कंप्यूटर जब उसने लिखा हुआ है तो वो आपसे बेसिकली यहाँ प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहा है. इसमें स्केड्यूलिंग वगैरह और वो रिसोर्स की डिवीजन आ रही थी. वो जो आपके पास 8 की मैनेजमेंट टास्क लिखे हुए तो उसमें से ये प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर सवाल है सिर्फ. उससे थोड़ी सी वर्डिंग बदली हुई जिस वजह से कि स्टूडेंट समझ सकता है कि और चीज़ें लिख सकते हैं. बट आप यहाँ पर और कोई भी बात नहीं लिख सकते हो. और किसी का कोई सवाल? ये बेसिकली वही पॉइंट है जो आपने अभी इसमें से हाईलाइट किया कि जो एग्जामिनर रिपोर्ट में भी मेंशन था कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर और पॉइंट्स को भी डिस्कस करना चाहा. क्योंकि बेसिकली वो यहाँ पे समझ रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने डिसाइड करने के क्या क्या की मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म कर रहा होता है. वो नहीं बल्कि उसने यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट को सिर्फ जो है एक डिफरेंट वर्डिंग में पूछा हुआ था. तो इस वजह से इस तरह की चीज़ का ख्याल रखना पड़ा. इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी किया यहाँ पर. उसके बाद वो कहते हैं डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इन अ कंप्यूटर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या कर रहा होता है? ये हेल्प करता है यूज़र को अपना कंप्यूटर सेटअप करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, जो कि आपको फॉर एग्जांपल बाय चेकिंग सिस्टम फॉल्ट्स या एलोकेटिंग
एलोकेशन ऑफ मेमोरी बेहतर बनाकर. It helps users to set up, configure, and optimize their computer by making memory management bet better, or by checking system faults. उसके बाद वो कहता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपके पास कि आपने यहाँ पर लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है. लॉजिक सर्किट बहुत बेसिक सा यहाँ पे करवाने को ज़्यादा मुश्किल नहीं है. उसके अंदर उसने कहा हुआ है आपके पास आर एक्सॉर एस, नॉट टी नॉर पी, और इन दोनों को आपस में ऐड करने. तो सबसे पहले आप एक्स और सॉरी आर और एस को एक्सॉर कर देंगे. एक्सॉर आपके पास ये होता है. उसके बाद आपके पास अगला आ जाता है कि नॉट टी नॉर पी. तो आप टी को सबसे पहले यहाँ पर नॉट करेंगे और यहाँ पर आप टी के साथ इसके साथ एक नॉर गेट लगा देंगे. नॉर गेट बेसिकली आपके पास और गेट होता है विद अ सर्कल एट द एंड, और ये दोनों जो हैं आपस में एंड हो रहे हैं. कोई सवाल इसके अंदर? अच्छा. उसके बाद कहता है कि आपने जो है इस लॉजिक एक्सप्रेशन के लिए ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है. सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर कि नॉट पी और क्यू, और यहाँ पर नॉर क्यू यूज़ हो रहा है, आर कुछ और किया जा रहा है आपस में, और यहाँ पर नॉट पी है बेसिकली. तो स्टैंडर्ड पी तो कोई नहीं यूज़ हो रहा, तो हम सबसे पहले यहाँ पर नॉट पी वैल्यूएट कर लेते हैं. नॉट पी के लिए जो है ये सारे इन्वर्ट हो जाएंगे. 1 1 1 1 0 0 0 0. वी डोंट नीड द स्टैंडर्ड पी ओवर हेयर एनीवेज. उसके बाद जो है आपको अगली चीज़ कही गई है कि आपने वैल्यूएट करना है नॉट पी और क्यू. तो इधर आपके पास नॉट पी और क्यू आ जाएगा. इन दोनों को जो है अगर हम आपस में और करते हैं तो ये वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन. अभी इन दोनों को कर रहे हैं. ये ज़ीरो हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, क्योंकि इसके दरम्यान में और ऑपरेशन होगा. आर नॉर क्यू, आर नॉर क्यू करेंगे. अब इन दोनों का काम हो रहा है, तो आर नॉर क्यू के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? आर नॉर क्यू में आपके पास नॉर गेट का क्या ट्रूथ टेबल होता है? नॉट और होता है बेसिकली. 0 0 0 1 1 0 1 1 के ऊपर इसलिए प्रोड्यूस करना है आपके लिए 1 0 0 0. तो जब आपके पास दोनों पी और आर और क्यू जो हैं दोनों जीरो होंगे सिर्फ तभी आपके पास वन बनेगा. एक यहाँ पर और एक दफ़ा आपके पास यहाँ पर. बाकी ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो एंड ये भी ज़ीरो. इन दोनों को आपने करना है एक्सॉर. एक्सॉर के अंदर क्या होता है आपके पास? एक्सॉर के अंदर टेबल में बेसिकली जब 0 0 0 1 1 0 1 1 पर 0 1 1 0 आ जाता है आपके पास. तो यहाँ पर इसको जब आप निकालेंगे तो इसके अंदर 1 1 यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, ये ज़ीरो आ जाएगा, ये वन और ये भी वन. कोई क्वेश्चन इसके अंदर? अच्छा, कितने सवाल है इसके अंदर? अच्छा, चलो ये आखिरी सवाल है. A software developer is working in a team writing a program for a client. The developer is writing a new program library to be used by another team member. Describe the term program library. Program library आपके पास क्या होती है? Program library आपके पास एक सेट ऑफ प्री रिटर्न और प्री कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके अदर प्रोग्राम में कॉल हो सकते हैं बाय इंपोर्टिंग द लाइब्रेरी. सेट ऑफ प्री रिटर्न एंड प्री टेस्टेड
subroutines which can be called in other programs by importing the library. Explain two benefits of the developer of choosing to create a dynamic link library. DDL DLL क्रिएट करने का उसको क्या फ़ायदा होता है? सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास मेन मेमोरी रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि डायनामिक लिंक लाइब्रेरी सिर्फ एक ही दफ़ा लोड की जाती है जब रिक्वायर्ड होती है, और मेंटेनेंस जो होती है उसकी प्रोग्रामर की तरफ से नहीं की जाती, क्योंकि आपके पास DLL फाइल जो होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम द मेन प्रोग्राम, और इसी वजह से आपके पास एग्जीक्यूटेबल फाइल का साइज भी स्मॉल होता है. तो मेन मेमोरी रिक्वायरमेंट्स of the program are reduced of the program are reduced as DLL files are only loaded into the memory when required. और दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात ये होती है कि maintenance not needed to be done by the programmer, because आपके पास जो DLL लाइब्रेरी होती है वो सेपरेट होती है फ्रॉम द मेन प्रोग्राम. Maintenance not needed to be done by the programmer, as DLL files are separate from the main program. किसी का कोई सवाल इसमें? अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है development team needs to use a translator while writing the program for the client. Identify whether an interpreter or compiler would be more appropriate in the stage of program development. Justify your choice. यहाँ पर आपके पास आइडेंटिफिकेशन का कोई मार्क नहीं है, आप कोई भी लिख सकते हैं. इंटरप्रेटर का यूज़ लिख सकते हैं, कंपाइलर का यूज़ लिख सकते हैं. आपके पास जो है इंटरप्रेटर बेहतर होता है, क्योंकि आपके पास जो है रियल टाइम में चेंजेस हो सकते हैं, और एट एवरी स्टेज आप डिबगिंग भी कर सकते हैं, और इनकम्प्लीट प्रोग्राम को भी टेस्ट किया जा सकता है यहाँ पर. तो हम यहाँ पर इंटरप्रेटर के बारे में लिख लेते हैं. एक बात ये होती है कि अलाउज द डेवलपर टू मेक रियल टाइम चेंजेस so the program can be debugged at every stage. उसके बाद क्या होता है आपके पास? the developer can test the incomplete program और तीसरी बात ये होती है आपके पास कि और क्या चीज़ होती है इंटरप्रेटर में? हाँ, रियल टाइम में टेस्टिंग हो रही है, डिबग हो रहा है हर स्टेज के ऊपर, और टेस्ट आप कर सकते हैं इनकम्प्लीट प्रोग्राम को. और इसके अंदर एक और बात भी कर सकते हैं कि इट अवॉइड्स एनी मॉड्यूल डिपेंडेंट एरर्स. मैं बताता हूँ. क्वेश्चन आपके पास ये था कि आपके पास एक टीम है जो कि ट्रांसलेटर यूज़ करना चाह रही है वाइल्स राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर अ क्लाइंट.
क्लाइंट भी प्रोग्राम लिख रहे हैं और उनको एक ट्रांसलेटर चाहिए, बताएं कि इंटरप्रेटर बेहतर होगा या कंपाइलर बेहतर होगा। दोनों के बारे में आप लिख सकते हैं। हमने इंटरप्रेटर के बारे में लिखा कि एक फ़ायदा ये है, जी मैं बता देता हूँ, कि आपके पास डेवलपर जो है वो रियल टाइम में चेंजेस बना सकता है, जिस वजह से प्रोग्राम कैन बी डिबग्ड एट एवरी स्टेज। तीसरा पॉइंट आपके पास ये था, डेवलपर कैन टेस्ट द इनकम्प्लीट प्रोग्राम। और चौथा पॉइंट ये था कि एनी मॉड्यूल डिपेंडेंट एरर्स जो है वो प्रिवेंट हो रही होती हैं। मॉड्यूल डिपेंडेंट एरर्स क्या होती हैं कि आपके पास ड्यूरिंग डेवलपमेंट एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से लिंक नहीं हुआ हुआ ठीक से, ये चीज़ जो है आपके पास मॉड्यूल डिपेंडेंट एरर्स होती हैं, कि वो दोनों मॉड्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ पैरामीटर्स नहीं सही से पास कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हुए हुए, जिस वजह से एरर अकर हो रही है। ये चीज़ होती है, आप इंटरप्रेटर के थ्रू आराम से चेक कर सकते हैं। अगेन बिकॉज आप रियल टाइम में एरर चेकिंग कर रहे हैं, तो ऑन स्पॉट आपको पता चल जाएगा कि इस पोजीशन पे जाकर एरर कर रही थी। तो ये तीन जो है आपके पास, ये चार पॉइंट्स ऑलमोस्ट बनते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास रियल टाइम चेंजेस का, प्रोग्राम कैन बी डिबग्ड एट एवरी स्टेज, इनकम्प्लीट प्रोग्राम की चेकिंग, और चौथा मॉड्यूल डिपेंडेंट एरर्स को अवॉइड करना। ये चार पॉइंट्स मैंने आपको लिख दिए, 3 मार्क्स है वैसे। इंटरप्रेटर के आइडेंटिफिकेशन का मार्क नहीं है, बिकॉज इंटरप्रेटर के बजाय आप कंपाइलर भी लिखें तो वो ठीक आंसर है अगर आप उसको जस्टिफाई कर पाते हैं। कंपाइलर के पॉइंट्स सबसे थोड़े होते हैं। कंपाइलर के अंदर आपके पास 3 ही पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये है कि आपके पास मल्टीपल एरर साइमल्टेनियसली चेक हो जाती हैं, बिकॉज सारी की सारी एरर्स रिपोर्ट हो जाती हैं कंपाइलर में। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एग्जीक्यूटिबल फाइल बन जाती है, जिसके थ्रू एक और फ़ायदा आपको ये हो रहा होता है कि आप जो है मल्टीपल टाइम्स प्रोग्राम को रन कर पाते हैं विदाउट द नीड ऑफ री कंपाइलिंग। तो वो कंपाइलर के पॉइंट्स थोड़े होते हैं, इंटरप्रेटर के आपके पास 4 पॉइंट्स थे, तो इस वजह से मैंने इंटरप्रेटर को लिख दिया यहाँ पर। ठीक हो गया, क्लियर है अब्दुल्ला, आपको क्लियर है? ओके, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद कहते हैं मेरा खत्म हो गया। द डेवलपर टीम यूजेस एन IDE complete the table by describing the typical features found in an IDE। IDE के अंदर आपके पास सबसे पहले ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। ब्रेक पॉइंट्स क्या करते हैं? स्टॉप द कोड एट a specific line to check the current progress। stops the code at a specific line to check the progress। डायनामिक सिंटेक्स चेक क्या होता है? डायनामिक सिंटेक्स चेक क्या करते हैं कि आपके पास सिंटेक्स एरर्स हाईलाइट हो जाती हैं एज सुन एज द कोड इज एंटर्ड। हाईलाइट्स syntax errors when the code is entered। लिखते साथ जो है वो आपको जो है यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं कि यहाँ पर कोई एरर आई है। तीसरी बात, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो कि बेसिकली ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट्स को सजेशन के साथ कंप्लीट कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली कंप्लीट स्टेटमेंट्स विद सजेशंस। सजेशंस और सिंगल स्टेपिंग क्या होती है? आप जब जिसमें कोड को 1 लाइन एट अ टाइम रन किया जाता है। रन द कोड 1 लाइन एट अ टाइम टू चेक वैल्यूज। इन चारों में किसी का कोई सवाल हो? ब्रेक पॉइंट्स में होता है कि आप बेसिकली आपके पास 50 लाइन का कोड लिखा हुआ है, आप 12th लाइन के ऊपर ब्रेक पॉइंट लगाओगे, कोड 12th लाइन तक चलने के बाद रुक जाएगा। ये ब्रेक पॉइंट होते हैं जिसके अंदर कि आप दरमियान तक रन करके कोड को उसके प्रोग्रेस चेक कर सकते हो कि वो कहाँ तक पहुँचा है। उसके बाद आता है कि वन सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग will will convert user speech into command। Explain how artificial intelligence can be used in this program। आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से यूज़ हो सकती है ताकि आप स्पीच को कमांड में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए आपके पास जो सिस्टम है दैट विल यूज़ स्पीच रिकग्निशन। स्पीच रिकग्निशन के साथ क्या होगा? इट विल आइडेंटिफाई कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस। इट आइडेंटिफाइज
keywords and phrases and matches them to the words stored in the database. It then produces the most likely word or statement. स्पीच रिकग्निशन इस्तेमाल करेगा जिसके अंदर के जो वर्ड स्पोकन है उसको रिकग्नाइज किया जाएगा और उसको वो मैच करेगा उन वर्ड्स के साथ जो डेटाबेस में स्टोर्ड है और उसके मुताबिक मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस वो क्रिएट करके आपको दे देगा। ठीक हो गया ये भी? कोई सवाल इसके अंदर? क्लियर है सबको ये? ओके, उसके बाद जो है पेपर आपका ख़त्म हो जाता है। इसके साथ किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।